वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। कल जो हमने टेस्ट लिया था डी ब्लॉक एलिमेंट पे, केमिस्ट्री ऑफ 3D एलिमेंट पे, उस टेस्ट का मैं सॉल्यूशन जो है, आंसर की है, वो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। और उसके साथ इस चैप्टर पे जितने भी आपके पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, मैं वो उन सब को एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक आपने डी ब्लॉक केमिस्ट्री ऑफ 3D एलिमेंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि मैं जितना मैक्सिमम एमसीक्यू ये क्वेश्चन बन सकते हैं, अप्रोच जहाँ से लग सकती है, सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। हाँ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बाकियों तक भी भेजिए। हाँ, वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए और उसको ऑनलाइन देखिए, स्ट्रीम करते हुए देखिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने आपको एक और बात, जितना मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया था उसमें जो 39 स्टूडेंट है, 39 स्टूडेंट है, उन्हें ही टेस्ट दिया है। सिर्फ 39 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है। उसमें से जो और जो टेस्ट था वो कितने नंबर का था, 60 मार्क्स का वो टेस्ट था। 30 उसमें सवाल थे, हर एक सवाल 2 नंबर का था। इसमें जो एवरेज आया है वो आया है 28 का एवरेज आया है। मतलब अगर आपके नंबर 28 से कम है, 28 से लेस है या 28 से ज्यादा है, अगर आपके नंबर 28, अगर आपने टेस्ट दिया है, आपके नंबर 28 से ज्यादा है तो मतलब आप एग्जाम में पास हैं, और 28 से कम है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम एवरेज नंबर कैलकुलेट करते हैं। सीबीसीएस में यही होता है। एवरेज 28 आ रखा था। अब मुझे आपको ये बताना है, एक और चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि जिन लोगों ने टेस्ट दिया उन लोगों में से हाईएस्ट मार्क्स कैसे आए हैं। तो पहले नंबर पे है आपकी मोनिका नौटियाल। कौन है? मोनिका नौटियाल। मोनिका नौटियाल के आए हैं 48 आउट ऑफ 60। टोटल 60 नंबर में से कितने नंबर आए हैं? 48 आए हैं। दूसरी है आपकी साक्षी खंजा है, खंजा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। इनके हैं 44 मार्क्स। तीसरे हैं आपका अनुज खत्री, अनुज खत्री, अनुज खत्री, डोभाल अनामिका, डोभाल अनामिका, और आपका अलीशा कंडारी, अलीशा कंडारी। इन तीनों के हैं आपके कितने नंबर? 42 नंबर। ये तीसरे नंबर पे है। चौथी पोजीशन पे है आपका रेशमा राणा, और रेशमा राणा के हैं 40 मार्क्स। तो ये हो गया है, ये मेरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन लोगों को, ये जो 4 लोग हैं, जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत बढ़िया किया है। आप लोग इसी तरीके से करते रहेंगे और बाकी मोटिवेशन इसी तरीके से मोटिवेट रहेंगे। खैर, ये इन लोगों की बात थी। अब आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आंसर की मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि मैं पॉसिबल एमसीक्यू, पहला जो सवाल था, पहला सवाल आपको पूछा गया था कि जो आपका सोडियम नाइट्रोफोसाइड होता है, सोडियम नाइट्रोफोसाइड एसएनपी जिसको कहते हैं, वो किस में रेफरेंस होता है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोडियम नाइट्रोफोसाइड आपका एज ए रेफरेंस यूज होता है। पर सोडियम नाइट्रोफोसाइड से और सवाल भी हैं। सोडियम नाइट्रोफोसाइड से सवाल क्या है? पहला हो गया है, इसमें आ सकता है कि इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका Na2Fe साइनो का होल 5 और NO, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरी बात, इसमें जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है, वो सेंट्रल एटम कौन है? आयरन है। सेंट्रल एटम कौन है? आयरन। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सोडियम नाइट्रोफोसाइड। तीसरा सवाल, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आयरन की? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +2 निकाल भी सकता हूं मैं इसको, ये हो जाएगा Na2 + Fe + 5 ऑफ साइनो + NO इज इक्वल टू 0। ये तो NO होता है +1, 2 × +1। आयरन की आपको कैलकुलेट करनी है 5 × -1 प्लस NO होता है आपका +1 और इज इक्वल टू 0। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आयरन आपके पास कितना आएगा? +2। आयरन आएगा आपके पास +2। हाँ, और अगर आप इससे ये भी पूछ सकता है वो आपसे कि सोडियम नाइट्रोफोसाइड में जो सेंट्रल मेटल है उसमें नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन 2+ का मतलब होता है आपका
3d6 कितना होता है, 3d6 होता है, 3d6 होता है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे जो NO होता है, NO जो लीगेंट है, ये जो लीगेंट है, ये NO लीगेंट होता है आपका लीनियर, और ये लीनियर होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, IR फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 1947 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इसके यूजेस की मैं बात करूं, अगर मैं इसकी यूज की बात करूं तो ये मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस का काम करता है, एक बात। दूसरी बात, ये ऑप्टिकल स्टोरेज का भी काम करता है, ऑप्टिकल स्टोरेज का भी काम करता है। तीसरी बात, ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक रिएजेंट का काम करता है। और ये कैसा रिएजेंट है, ये रिएजेंट है कैसा, ये करता है डिटेक्शन, किसका डिटेक्शन करता है, डिटेक्शन ऑफ एमाइन, एमाइन के डिटेक्शन के लिए भी, और मिथाइल कीटोन के डिटेक्शन में, मिथाइल कीटोन के डिटेक्शन के लिए क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। तो सोडियम नाइट्रोफोसाइड पे इतने सवाल बन सकते हैं। कितने सवाल हो गया आपका, एक, मतलब ये हो गया 10 करीब सवाल है यहाँ पे। सोडियम नाइट्रोफोसाइड का फॉर्मूला पूछ सकता है, उसमें सेंट्रल एटम पूछ सकता है, उसमें आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, ये मैं निकाल के दिखाई मैंने आपको। उसमें NO जो होता है वो लीनियर होता है कि बैंड NO लीनियर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सी पूछ सकता है, उसका यूज पूछ सकता है। तो ये सब किस में हो गया है, सोडियम नाइट्रोफोसाइड के बारे में। इस वाले चैप्टर यहाँ से मैंने टेस्ट में 2 सवाल दिए थे आपको। तो एक तो मैंने ये मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला दिया था, एक और टेस्ट दिया, एक और सवाल दिया था मैंने आपको कि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये पहला सवाल था। 2 सवाल, 30 में से 2 सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब दूसरी बात आता है, आपका दूसरा सवाल था कि क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा, क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा, दूसरा सवाल। ठीक है जी, सोडियम नाइट्रोफोसाइड मैंने कर दिया है। दूसरा सवाल है क्रोमियम, एक चीज देखते हैं पहले, क्रोमियम इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दूसरा सवाल था। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में क्रोमियम ऑक्सीकारक का काम करेगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, +6, +5, +3 और +2। उत्तर है आपका +6। ठीक है जी, इसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं, अब हम सिर्फ क्रोमियम की बात नहीं करेंगे, मैं जनरलाइज एक बात करता हूं आपके साथ, जनरलाइज बात क्या है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे है क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है जी, ये हो गया है। अब आपको सबसे पहले तो मैं आपको इनमें से ये बताता हूँ कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछे तो ये 3d1 है और 4s2 है, ये है आपका 3d2, ये 4s2 सभी के साथ है। ठीक है, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10। 4s² मतलब सबके साथ है, ये कह रहा हूं मैं। पहला है आपके पास स्कैंडियम, तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता। +3 कैसे, S के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और D का 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो ये हो गया है स्कैंडियम। टाइटेनियम की बात करूं मैं, टाइटेनियम +2, +3 और +4 सभी दिखा देता है। वेनेडियम की बात करूं मैं तो वेनेडियम +2, +3, +4, +5 सभी दिखा देता है। क्रोमियम की बात करूं तो 2, 3, 4, 5 और 6। मैग्नीज की बात करूं 2, 3, 4, 5, 6, 7। आयरन की बात करूं तो आपका आयरन आपका 2, 3, आयरन आपका दिखाता है 2, 3 और 4। 4 तो बहुत रेयर होता है। कोबाल्ट की बात करूं मैं अगर, कोबाल्ट दिखाता है 2, 3, 4, कोबाल्ट 2, 3, 4, ये भी बताता है 2, 3, 4।
कॉपर की बात करूँ अगर आपका 1 और 2 और जिंक दिखाता है 2। ये है आपकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल, ये है आपका पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा स्टेबल को लिख दीजिए, फिर इससे मुझे बात करनी है, इससे सवाल। इससे एक सवाल आया था पिछली बार का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे, पिछली बार एक सवाल आया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मतलब मेन पेपर में 6th के मेन पेपर में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज सोन बाय और ऑप्शन आपको दे रखे थे उसमें। उस ऑप्शन में मुझे याद भी है एक Mn था, एक क्रोमियम भी रख लेते हैं, C था जिंक हो गया और D था आपका टाइटेनियम। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7 और +7 वो कौन शो कर रहा है, मैग्नीज शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, मैग्नीज। अब बेसिकली अब ये समझो, पहला तो ये समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि आपका NS² यही तो होता है n-1 D 1 to 10, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ये देखते हैं कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है, S में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैग्नीज, इसी के केस में देखो, मैग्नीज के केस में देखो, मैग्नीज 3D, मैग्नीज का केस, ये मैग्नीज का केस है। इस मैग्नीज के केस में देखूंगा मैं 3D5 और 4s² होगा, यहाँ पे 3D5 और 4s²। तो अगर देखेंगे आप 5 इलेक्ट्रॉन D में है, 2 S में है, तो कितने हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपका मिडिल हाफ, कहाँ तक, यहाँ तक, सिर्फ कहाँ तक, क्या कहता हूँ मैं, सिर्फ मिडिल तक, मतलब Mn तक। Mn के बाद तो वो कम होते जाता है, S+D इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कहाँ तक, Mn तक। तो Mn तक देख रहे हो आप, 5 से 2 7 मैक्सिमम स्टेट है, 4 और यहाँ पे 2 और होंगे, 4 और 2 6 मैक्सिमम स्टेट है। इसके बारे में 3 और 2 5 मैक्सिमम स्टेट है। मतलब क्या है, मिडिल हाफ तक जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन होगा मिडिल हाफ तक। मिडिल हाफ कौन सा है आपका, ये मिडिल हाफ है, ये मिडिल हाफ है, इस मिडिल हाफ तक Mn तक की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपसे पूछा जाए कि Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 7 होगी, ये अगला सवाल आया भी है यहाँ से। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इनमें से ऐसा नहीं है कि यही सब ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, 4 5 6 और 7, ठीक है जी, ठीक। अब ये हो गया है आपका 3 और 2, ठीक है जी, ये हो गया है 3 और, ठीक, Mn में 7, ठीक। और आपका 2 आयरन के केस में 2 और 3, कोबाल्ट के केस में 2 और 3, निकिल के केस में +2, यहाँ भी +2 और +2। जिन ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने गोला किया है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपकी क्या है, जनरली फाउंड होते हैं या कॉमनली फाउंड होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, अब आपको तो सिर्फ इस चार्ट से आपको सिर्फ इतना समझ में आया कि भाई कि आपका कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। जो जिन पे मैंने गोला कर रखा है वो जनरली फाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जनरली फाउंड मतलब सामान्यतः मुख्यतः मिलने वाली वो ऑक्सीकरण संख्याएं हैं। अब यहाँ से सवाल उठाते हुए चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। तो ये उतार दिया होगा आपने, आई होप। और यहाँ से भी एक सवाल आया था, पिछले बार का सवाल था, ये पेपर ही का सवाल था, वो समझाया मैंने आपको। यहाँ से भी और सवाल बन सकता है। अब देखो क्रोमियम, देखो बेसिकली क्रोमियम होता है आपका 3D4 और 4s²। और अगर क्रोमियम एक्साइटेड होता है तो ये हो जाता है 3D5 और 4s1। अब देखो भाई एक एक करके देखो, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3D6। देखो अगर मैं कहूँ क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 5+, क्रोमियम 6+, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है जी। तो क्रोमियम 2+ का मतलब क्या है, क्रोमियम क्या होता है 3D5 और 4s1। तो 2+ का मतलब क्या है कि क्रोमियम 2+ का मतलब ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो ये कितना हो जाएगा 3D4 हो जाएगा। भाई आपको सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना है, 2 गए हैं ना, तो एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से। 3+ का मतलब क्या है आपका 3D3। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या हुआ है कि ये क्या हो जाए 3D1 हो जाए। और 6 का मतलब कितना हो जाए
3 मतलब ये कितना हो गया 3d0 और 4s तो 0 हो गई है। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने आगे होंगे, पिछली बार पूछा भी था। अभी आऊंगा मैं उस सवाल पे, पहले यहाँ पे आते हैं। मैंने क्रोमियम लिखा और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन का 3d2 का मतलब क्या है। अब ये क्या है, बेसिकली हुंड कहता है कि 3d5 क्या है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब क्या है, 3d5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे ये जो डी इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 होने की कोशिश करेंगे, और ये 5 होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो कैसी एजेंट होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है। वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है। इसीलिए क्रोमियम 2+ क्या होगी, क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग इन नेचर होगी, क्योंकि वो 3 से 5 में बदलना चाहेगा। 3d3 ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ना ये रिड्यूस होता है ना ये ऑक्सीडाइज होता है। ये 3d1 सबसे रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, या मैं इसको नहीं लिखूं, और ये होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो क्रोमियम, अगर क्रोमियम आपका क्रोमियम 2+, अगर मैं आपको कहूं क्रोमियम 2+ क्या है, क्रोमियम 2+ बेसिकली क्या है, 3d4 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, 3d5 में जाएगा, तो ये किसका काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये रिड्यूसिंग है 3 किस में, 3 ये में, क्रोमियम +2 में, क्रोमियम +3 मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 सवाल आपको बता दिए हैं। एक तो हो गया है क्रोमियम 2+ में रिड्यूसिंग होता है, क्रोमियम 3+ में स्टेबल होता है, क्रोमियम 5+ में रेयर होता है, क्रोमियम 6+ में ऑक्सीडाइजिंग। 6+ का मतलब क्या है, जैसे K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम कितना है, क्रोमियम +6 में, तो ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इतनी तो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 3 ऑक्सीजन आपको देता है। तो यहाँ पे इस तरीके से सवाल है। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे मान लेते हैं, अब एक बात ध्यान रखो, मान लेते हैं एक ऑक्सीडेशन स्टेट थी क्रोमियम की +2, एक ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6। तो भाई जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमेशा किसी की भी, वो ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग का। और लोअर में किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग का काम करेगा। तो ये बात हुई थी किसकी, ये बात हुई थी किसकी, क्रोमियम की। 4 सवाल यहाँ से थी। एक और सवाल आता है आपका आयरन को लेके। आयरन, बेसिकली आयरन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन +2 में, आयरन +2 भी शो करता है, और आयरन आपका +3 भी शो करता है। आयरन +2 का मतलब है 3d6, 2 गए यहाँ पे, और ये हो गया है 3d5। आयरन +2, आयरन +3, आयरन +2 और आयरन +3 हो गया है। ठीक है जी। अब बेसिकली ये वाली जो स्टेट होती है, +2 वाली स्टेट होती है, ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइजिंग होता है। मैंने आपको कहा ना कि अगर आपके पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी सेम मेटल की, और जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो किसकी तरह काम करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे। एक सवाल यहाँ से भी बन गया है, 2 सवाल यहाँ से भी बन गए हैं। या फिर एक और सवाल आता है, जैसे मैं कहता हूँ आपके अलावा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये हो गया है। अब कुछ और सवाल देखता हूँ मैं जो मैंने टेस्ट में दिए थे। ठीक है जी, तो ये हो गया है। अगला सवाल था आपको K2Cr2O7 के बारे में। ठीक है जी, K2Cr2O7, कभी कभी आपसे वो इससे K2Cr2O7 से पहले जाने से पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ। मैं ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता देता हूँ, जैसे एक एक करके। या पिछली बार तो ऐसा भी सवाल आया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी K4Fe-SiO6। इसमें मैं 5-7 कर दे रहा हूँ, उसमें से कर देंगे हम। तो करो, सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने एटम हैं उनको लिख देना होता है। ये तो हम कक्षा 11 में भी पढ़ते हैं, तो इसको तो मतलब मेरे को नहीं लगता है कि ये बीएससी लेवल का सवाल है। 4 × +1 + आयरन इज इक्वल टू साइनो, बेसिकली SCN होता है। जब ये टूटता है तो ये Cl नेगेटिव में, तो हाइड्रोजन एक प्लस और एक नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं तो इसीलिए साइनो पे -1 चार्ज होता है। तो 6 × -1 इज इक्वल टू 0।
तो आयरन कितना हो जाएगा इसमें +2, सॉल्व करके देख लेना। K3Fe साइनो होल 6। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें पोटेशियम 3 पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है, 1 आयरन है और 6 क्या है साइनो है, बराबर 0। 3 पोटेशियम प्लस 1 आयरन आपको निकालना है और 6 साइनो का -1 इज इक्वल टू 0। तो आयरन आपका इसमें कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है जी, आयरन ये हो गया है। या फिर अगर आपको उसने पूछ दिया है KMnO4, इसमें भी पूछ सकता है वो आपको, तो आपको कैसे करेंगे, पोटेशियम प्लस Mn प्लस 4 ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो पोटेशियम +1 होता है, Mn की मुझे निकालनी है और ऑक्सीजन -2 होता है, बराबर 0। तो Mn हो जाएगा आपका +7, कैलकुलेट कर देना। अगला आता है Kr2Cr2O7, इसमें Cr की पूछ ले अगर आपको, तो ट्वाइस ऑफ पोटेशियम प्लस ट्वाइस ऑफ Cr प्लस 7 ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कक्षा 11 के ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वीडियो देख सकते हैं। 2 × +1 प्लस ट्वाइस ऑफ क्रोमियम मुझे निकालनी है, +7 × -2 बराबर 0। तो ये क्रोमियम आपका +6 हो जाएगा। लो तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और सवाल आया था, एक और सवाल है, अगर आपको ऐसा दिख जाए, आपको अगर CO का होल 6 या NiCO होल 4, ये हो गया, ये जो लीगेंट है, ये जो CO लीगेंट है, इसको कहते हैं हम, ये कौन सा है आपके पास, CO लीगेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड लीगेंट है। तो ये जो लीगेंट होता है ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसमें जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये इसमें मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। जहां पे भी ये दिखा तुझे, ये दिखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लगा देना CO के साथ, क्योंकि CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लीगेंट होता है। स्ट्रॉन्ग लीगेंट कैसा होता है, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। स्ट्रॉन्ग लीगेंट सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लीगेंट होता है। ठीक है जी, यहाँ से ये भी हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में किसी को कोई आफत आने की बात है, कोई समस्या की बात है नहीं उसमें। ठीक है जी, अच्छा चलो अब एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देखो स्ट्रक्चर आ सकती है, अगर वो आपसे स्ट्रक्चर, देखो सवाल कैसे बन सकता है। एक तो वो पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए पूछेगा, या वो पूछेगा कब वो ऑक्सीडाइजिंग है, कब रिड्यूसिंग है, एक ऐसा सवाल पूछेगा वो तुमसे। या वो तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा वो, स्ट्रक्चर पूछेगा या कंपाउंड के बारे में पूछेगा, और कंपाउंड कौन कौन से हैं, सोडियम नाइट्रोफोसाइड, KMnO4 और K2Cr2O7, ये हो गया। इनको सबको तो मैं बता ही रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ये सब मैं बता ही रहा हूँ आपको, यहीं से सवाल बनेगा। ठीक है जी, अब हम पढ़ क्या रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर निकालूंगा मैं। ठीक है जी, स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो जो स्ट्रक्चर होगी या ज्योमेट्री होगी, अगर ज्योमेट्री पूछ ली उसने, वैसे स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में अंतर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे 2 पॉसिबिलिटीज है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। अब ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल है आपके पास कौन कौन से, अगर आपसे पूछ ले K4Fe साइनो का होल 6, ये हो गया, या ओब्लिक K3Fe साइनो का होल 6, ये हो गया, या आपके पास सोडियम नाइट्रोफोसाइड भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, ये सब इसी में है। या आपके पास NiEn का होल थ्राइज, ये NiEn का होल थ्राइज में इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा, PBP पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है जी, ये हो गए, बना दोगे ना इनकी स्ट्रक्चर। PBP दिखा देता हूँ, PBP में है, इसको देख देते हैं। PBP वाला एक सवाल दिया था मैंने आपका, COHN2 और PPH3 का होल थ्राइज, ये क्वेश्चन है। और ये होता है आपका PBP स्टैंड फॉर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, सॉरी पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक ट्राइगोनल बना दो, एक त्रिभुज बना दो, त्रिभुज के सेंटर पे CO है, 3 जगह पे PPS3 हो गया, और यहाँ पे भी PPS3 हो गया।
अब एक जगह आपके पास N2 है और एक जगह आपके पास हाइड्रोजन है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? इसकी स्ट्रक्चर है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था, इसलिए बता दिया मैंने आपको। एक सवाल कौन सा था? NiEn का होल थ्राइज। इन दोनों को तो बता दोगे ना ऑक्टाहेड्रल, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, एक और बता देता हूँ। और कौन सा बता रहा हूँ? NiEn का होल थ्राइज। ये भी पूछा हुआ सवाल था। ये समझ में आया कैसे किया? ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन नंबर गिननी है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। NiEn का होल थ्राइज देखो, निकेल हो गया। बेसिकली ईन होता है आपके पास CH2 NH2 NH2 CH2। तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ CH2 N और CH2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक। तो इसके साथ एक ईन ये हो गया। यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे ये ईन लिख दिया है। ईन, एक ईन ये हो गया। दूसरी जगह पे मैं ईन यहाँ पे लगा दूँ। अब देखो अब रिपल्सन बढ़ेगा। वैसे तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है ईन, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी क्या? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। हाँ, अगर आपसे पूछ ले NiH2O का होल 4 और अमोनिया का होल ट्वाइस, ये सवाल पूछ ले और तब आपसे स्ट्रक्चर पूछे, अभी भी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही है। और अगर आपसे ये पूछ ले FeH2O का होल 6, ये पूछ ले आपसे, तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल 6 पे ऑक्टाहेड्रल टोटल 6 होने चाहिए ना। यहाँ पे भी ये बाइडेंटल लिगेंड है, तो इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, तो टोटल 6 हो गए। वैसे ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है NiEn का होल थ्राइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर वो हो जाता है। बाकी एन रूल था उसमें। एन रूल में आने वाले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में एन रूल बताऊंगा। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड था, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड को भी मैं कहाँ बताऊंगा? एन रूल वाला जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो बेसिकली आपको बहुत लेंथी वीडियो हो रहा है, मैं आपको बाकी मैंने उसके अंदर समेट के रख दिया। अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है आपको फिर भी उसका उत्तर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन से कैसे सवाल आने हैं। एक तो इससे आना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कब, या रिड्यूसिंग एजेंट कब, रिड्यूसिंग एजेंट कब। ठीक है जी। एक दूसरा मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा मैंने आपको बताया क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन। हाँ, एक और सवाल आया था पिछली बार, तो इतना सरल सवाल पूछा हुआ था, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन आयरन 2 पॉजिटिव आयरन भाई ये 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेना भाई। 3d6 हो गया है, 3d6 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई। क्या समस्या है इसमें? व्हाट्स द इशू? 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 और ये हो गया है n की वैल्यू 4। यही तो पूछा हुआ था पिछली बार। तो ये भी पूछा हुआ था कि इस देखो पिछली बार इसमें से 7 सवाल आए, 7 सवाल आए इस वाले चैप्टर से, डी ब्लॉक वाले में से 7 चैप्टर, और 7 के 7 चैप्टर मैं ये कह रहा हूँ कि कक्षा 12 का बच्चा भी सॉल्व कर सकता था। 7 के 7 सवाल मैं बता रहा हूँ कैसे सवाल था पिछली बार इस चैप्टर से, कैसे सवाल आए थे। एक तो सवाल आया था विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। उनमें से था सिल्वर था, कैडमियम था, सिल्वर था, मतलब नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3D सीरीज एलिमेंट। कौन 3D सीरीज एलिमेंट नहीं है? 3D सीरीज में सिल्वर नहीं था, या आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन Mn में थे, या फिर आयरन 3 पॉजिटिव में, आयरन 2 पॉजिटिव में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4। हाँ, या फिर पूछा हुआ था क्या, ये पूछा हुआ था K2Cr2O7 की ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 सवाल तो ऐसे ही थे। तो टोटल 7 सवाल पूछे हुए थे और सब 12वीं लेवल के पूछे हुए थे। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जितना 2 वीडियो वो है जो चैनल पे अवेलेबल है और एक वीडियो ये है, अगर आप इन 3 वीडियो को देख रहे हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। थैंक यू।